स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये रिपोर्ट जुड़ी हुई है यूथ से। हम लोग बात करने वाले हैं यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इसको रिलीज किया है, जहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिली है। आप हेडलाइन यहां पे देख सकते हो, यूथ शेयर इन द पॉपुलेशन इन इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग टू फॉल एंड एल्डरली पॉपुलेशन इज गोइंग टू राइज बाय 2036। यानी कि 2036 तक यूथ की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने वाली है, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। इस तरह का डेटा आया है। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे यूथ के बारे में और इन जनरल डिस्कशन होगी अबाउट पॉपुलेशन। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक और चर्चा की थी पॉपुलेशन के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने। उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किस तरह वर्ल्ड पॉपुलेशन डायनामिक्स इवॉल्व हो रही है। फोकस रखना है इंडिया के ऊपर, आपको डिस्कस करना है। साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या दिक्कत आ सकती है, हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग उसी से जुड़ा हुआ एक और डिस्कशन करेंगे यूथ के बारे में। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली यूथ बेस्ड डेटा मिलेगा, जो आप उस सवाल का जवाब देने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बट इन जनरल स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं रिगार्डिंग यूथ। यानी कि यूथ कौन होते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूथ, यूथ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और यूथ के लिए हमारे देश में किस तरह के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज आए हुए हैं। और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग रोड मैप फॉर फ्यूचर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे भी यूथ बेस्ड आपको जो सवाल आ सकते हैं, वहाँ पे उसको जवाब देने के लिए आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, लाइव बैच शुरू हो चुका है 11 जुलाई से। केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, कुछ ही दिनों में कंप्लीट क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सुबह 8 बजे ये क्लासेस चलेंगी। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज नीड्स। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम में आपको MCQ बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। इसी प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मैं कहूँगा USP है 1-to-1 मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 1-to-1 मेंटरशिप में आप अपने सारे जो भी एकेडमिक डाउट्स है, नॉन एकेडमिक डाउट्स है, वो क्लियर करा सकते हैं हमारे मेंटर से। इसके अलावा देयर वुड बी ग्रुप मेंटरशिप और ज्ञानवाणी सेशंस, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स से इंटरेक्शन कर पाओगे, उनके एक्सपीरियंस को समझ पाओगे, विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू। ध्यान रखिएगा कि न्यू एडमिशंस विल क्लोज बाय 20 जुलाई 2022। लाइव क्लासेस स्टार्टिंग 8 AM। केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल कीजिए। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स आपको जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए, उसके अलावा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आपको इसमें आएगी। इसका एंटायर कॉस्ट होगा केवल 18,999। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको फैकल्टी कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव व्हेन यू चेक आउट फॉर द कोर्स। फॉर दिस प्राइस यू विल गेट द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाइव फाउंडेशन बैच, जहां पे आपकी 10 महीने की कोचिंग होगी या फिर 10 महीने की गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है। 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। देर किस बात की है, एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। डू इट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के बारे में। इसको लॉन्च किया है रिसेंटली मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उनके अंडर जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसका डिवीजन जो है सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये आई है कि यूथ की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंडिया में डिक्लाइन होगी। 2021 से 2036 का ये डेटा दिया गया है। यूथ पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, एल्डरली पॉपुलेशन ऑन राइज। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें यह जानने की जरूरत है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूथ, हाउ डू वी डिफाइन यूथ, और यूथ की इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी देश के लिए यूथ की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, यूनिवर्सली कोई एग्रीड इंटरनेशनल डेफिनेशन नहीं है यूथ का या फिर यूथ की एज ग्रुप का।
अब अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट हो, यूनेस्को हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका डेफिनेशन है यूथ का पीपल और इंडिविजुअल सिटीजन्स हु कम इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट या फिर यूथ फंड का उनका डेफिनेशन है कि जो भी एज ग्रुप में आते हैं 15 से लेकर 32 तक के, उन्हें कहते हैं यूथ। यूनिसेफ हो, WHO हो, उनका अलग अलग डेफिनेशन है। यूथ का डेफिनेशन 15 से 24 का है, यूनिसेफ, WHO, UN, FPA का। इसके अलावा यूनिसेफ का है चाइल्ड अंडर 18 और 18 के ऊपर यूथ पकड़ते हैं टिल द एज ऑफ अराउंड 35। इसके अलावा अफ्रीकन यूथ चार्टर 15 to 35 ईयर्स। तो इन जनरल अगर हम लोग एक रेंज की बात करें तो 15 साल से 35 साल तक डेफिनेशन है यूथ का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हमें इंडिया के बारे में बताइए, इंडिया स्पेसिफिक चीज़ क्या है। इंडिया में भी यूथ का जो एज है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट हमारा जो नेशनल यूथ पॉलिसी है वहां पे उन्होंने बताया है कि फ्रॉम एज 15 to 29 आर कंसिडर्ड यूथ। ऑलराइट, इससे पहले एज कम थी। जो हमारी पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन यूथ थी 2003 की, उसमें एज अलग था यूथ का। लेकिन आपको बस ये याद रखना है, अभी फिलहाल ये जो रिपोर्ट भी बनी है वो रिपोर्ट इसी डेटा के आधार पे बनी है। यूथ, भारत में यूथ का मतलब है वो इंडिविजुअल्स, वो सिटीजन्स जो 15 से 29 साल के बीच में आते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज यूथ। अब रहा दूसरा सवाल, वाई आर यूथ इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन। मुझे लगता नहीं है कि इसका जवाब देने की जरूरत है। वी ऑल नो, ये जो एज ग्रुप आप देखोगे, दिस इज द एज ग्रुप ऑफ इनोवेशन, दिस इज द एज ग्रुप ऑफ हाई एनर्जी। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं हम लोग, टेक्निकल इनोवेशन ये लोग कर सकते हैं, नए लीडर्स यहाँ से इवॉल्व होंगे। देश जो आगे चलाना है वो आपको इसी यूथ यानी कि इसी एज में आपको पता चलेगा, द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एज ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इन देयर हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन देयर एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें हमें फोकस करने की जरूरत होती है। राइट, सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ फॉर एनी नेशन, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, किसी भी देश की। आई होप कि यूथ का डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुका है, इंडिया के दृष्टिकोण से एटलीस्ट। अब सवाल यह है कि हम लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या देखा है। इस रिपोर्ट में यह ऑब्जर्व किया है कि यूथ की जो पॉपुलेशन या फिर शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन का जो शेयर है यूथ का, वो धीरे धीरे कम होता हुआ रहा है। 1991 में शेयर था 26.6%, 2001 में भी मोर और लेस इतना ही था, वो धीरे से बढ़ा 2011 में 27.6, 2016 में 27.9, और अभी आप देख सकते हो इट इज स्लोली एंड स्टडीली ऑन डिक्लाइन। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, अभी भी इंडिया में यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग चाइना की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन देशों की बात करें, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लाइक कनाडा, USA या फिर जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पे एवरेज एज ही बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो ओल्डेस्ट स्टेट आपको मिलेंगे जहाँ पे एज काफ़ी ज़्यादा है, एवरेज एज, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन स्टेट्स की बात कर लीजिए, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा, कर्नाटका, या फिर नदर्न स्टेट्स में पंजाब, गुजरात, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन एज काफ़ी ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। लेकिन इन स्टेट्स का भी जो एवरेज पॉपुलेशन है दैट इज मच लेसर देन द डेवलप्ड कंट्रीज पॉपुलेशन। बट इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि धीरे धीरे हमारी जो यूथ की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होगी। अभी फिलहाल 2021 में 27.2% ऑफ पॉपुलेशन इज यूथ, लेकिन 2036 तक ये कम होने वाली है, 22.7 पहुंच जाएगी। अब एक तरफ यूथ का पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होगा एज अ शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वहीं पे आप एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन 1991 में 6.8% था और 2036 तक ये ऑलमोस्ट 15% तक पहुंच जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, टू बी प्रिसाइज 14.9%। यानी कि यूथ का पॉपुलेशन कम होगा। अब यही यूथ जब एज हो जाएंगे यानी कि 10-20 साल बाद 60 के बाद एल्डरली पॉपुलेशन में चले जाएंगे, राइट। सो एल्डरली पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये बताया गया है, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग। अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें, अभी वी आर राइट नाउ इन 2021 से 26 की बात करें, अगर हमारे पास 1/4 ऑफ पॉपुलेशन है जो काफ़ी यंग है। अगर हम लोग वर्किंग एज की भी बात करें, वर्किंग एज पॉपुलेशन भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रहेगी आने वाले सालों में भी। दिस इज़ अ टाइम फॉर रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट नॉनदलेस ये ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि यूथ की पॉपुलेशन धीरे धीरे आगे जाके कम होने वाली है।
अब अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स के बारे में, मैंने डायरेक्टली रिपोर्ट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्निपेट आपके लिए यहाँ पे डाला है, इसको पढ़ते हैं ताकि इससे हम लोग कुछ चीज़ ऑब्जर्व करें। कई बार हम लोगों ने बात की है टू इंडियाज की। I'm quite sure you must have heard about the term टू इंडियाज। अगर हम लोग एज प्रोफाइल की बात करें, यहां पे भी आपको टू इंडियाज मिलेंगे, दी डेवलप्ड स्टेट्स और एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स, जहां पे पॉपुलेशन एज ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी डिफरेंट। और ये आपको यहां से पता चलेगा। आप पढ़िए यहाँ पे, एल्डरली पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ केरला हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी 16.5 इन कंपैरिजन टू 22.1% ऑफ यूथ इन 2021। यानी कि 2021 में एल्डरली पॉपुलेशन कम है केरला में, यूथ का पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है। लेकिन 2036 तक ये अनुमान है, फोरकास्ट है कि केरला में एल्डरली पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो जाएगी। और ना सिर्फ केरला में, इट इज गोइंग टू हैपन इन तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। यहां पे भी प्रोजेक्ट किया गया है कि एल्डरली पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगी 2036 तक। अगर हम लोग बात करें टू इंडियाज की, मैंने आपको बताया जनरली जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे इन जनरल द एज प्रोफाइल इज हायर। अगर हम लोग बात करें इंडिया एवरेज की, ऑल इंडिया एवरेज को कंपेयर करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन एज, जो एवरेज एज है, वो ज्यादा मिलेगी। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि जो यूथ की पॉपुलेशन है, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां पे अभी तक इन्होंने राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ यूथ पॉपुलेशन देखा है, लेकिन अभी धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। बट बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र 50% से भी ज्यादा यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग बहुत अच्छे से हारने से फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। So there is a divide between India in terms of youth population and elderly population, यानी कि साउथ इंडियन स्टेट्स में प्रेडोमिनेटली केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2036 तक यूथ पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगी, एल्डरली पॉपुलेशन यूथ से भी ज्यादा होगी, लेकिन कुछ राज्यों में अपॉर्चुनिटी अभी भी बनती है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि it can be seen in that almost all the states proportion of female population is below the proportion of male population इन यूथ। आपको ध्यान रखना है, यूथ की जब हम लोग बात करते हैं, पूरे देश में हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज लेस। लेकिन जब हम लोग एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें, वहां पे फीमेल पॉपुलेशन सरपासेस द मेल पॉपुलेशन। अब ये क्यों? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन फीमेल्स इन आवर कंट्री इज हायर। मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल दिस इज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन फीमेल्स। तो एल्डरली पॉपुलेशन में भी महिलाओं का नंबर ज्यादा है। जब हम लोग बात करें यूथ पॉपुलेशन की, तो पुरुषों का नंबर ज्यादा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेटा। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन आप कह रहे हो कि धीरे धीरे ग्रो होने वाला है, कुछ राज्यों में तो क्रॉस भी हो जाएगा, इट इज गोइंग टू क्रॉस द यूथ पॉपुलेशन, बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? देयर आर टू रीजंस, क्वाइट सिंपल। एक है कि इंडिया में कंटिन्यूसली टोटल फर्टिलिटी रेट डाउन हो रही है। अब हम लोग काफी क्लोज टू रिप्लेसमेंट रेशियो को आ चुके हैं। 2021 का नंबर है 2.179 और आप जानते हैं कि 2.1 इज कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट रेशियो फॉर स्टेबल पॉपुलेशन। और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे रीच हो रहे हैं। कुछ राज्य हैं जहां पे नंबर ज्यादा है, बट इन दी अपकमिंग ईयर्स वी विल इंप्रूव, यानी कि TFR कम हो रहा है। द ग्रोथ इन पॉपुलेशन नंबर इज रेड्यूसिंग, और वहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। तो ये चीज तो होनी ही होनी। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंटिन्यूसली ज्यादा होगी तो आप ज्यादा साल जियोगे, इसका मतलब है एल्डरली पॉपुलेशन आगे चल के और भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे आपकी TFR डाउन हो रही है, मतलब जो यूथ की पॉपुलेशन या फिर यूथ का नंबर है, जो बच्चों का नंबर है, वो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में कम होगा। इसीलिए यूथ का नंबर डिक्लाइन हो रहा है। दैट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ द reduction in total fertility rate and increase in life expectancy। इसीलिए we can see this particular trend। तो अभी तक हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि इंडिया में वी आर गोइंग थ्रू समथिंग कॉल्ड एज यूथ बल्ज, यानी कि अभी भी काफी बड़ा पॉपुलेशन है हमारे देश में जो यूथ है, और इसको अगर हमें हार्नेस करना है, इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फायदा उठाना है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, यूथ बेस्ड प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूथ स्पेसिफिकली। इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी। प्लीज रिमेंबर, एग्जाम के दृष्टिकोण से, मेंस आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से, रिमेंबर नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूथ। यहाँ पे प्रायोरिटी एरियाज दी गई हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए,
इसके अलावा हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ डेवलप करनी है, सोशल वैल्यूज उनके अंदर इंकलकेट करवानी है और यूथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, यूथ इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इवेंचुअली सोशल जस्टिस और इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे फोकस एरिया रखा गया है हमारे नेशनल यूथ पॉलिसी में। इसके अलावा नेशनल यूथ पॉलिसी के अलावा कई सारी स्कीम्स थी पहले जिन्हें अभी मर्ज कर दिया गया अम्ब्रेला स्कीम में, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम फॉर यूथ। अब इसके अंदर आपको अलग अलग स्कीम्स आती है, जैसे कि नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनसीसी नेशनल यूथ कॉर्प, एनसीसी नेशनल, एनवाईसी नेशनल यूथ कॉर्प आपको मिलेगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, यूथ के हॉस्टल्स बनाए गए हैं, असिस्टेंस फॉर स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस दिया गया है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम आई है, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया यूथ का इंपॉर्टेंस क्या है, अभी का जो यूथ है हाई ऑन एनर्जी, राइट। अगर हेल्थ में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स दिखा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दिखा सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप और भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जहाँ पे यूथ बेस्ड फोकस भी रहता है। इसके अलावा नेशनल सर्विस स्कीम एंड राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट भी सेटअप किया गया है यूथ बेस्ड पॉलिसीज और यूथ बेस्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज है फॉर यूथ। अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन से अगर हमें एक फ्यूचर रोड मैप बनाना है तो मैक्रो लेवल पे किस तरह का रोड मैप हम लोग बना सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यूथ की पॉपुलेशन डाउन हो रही है, डिक्लाइन पे है धीरे धीरे, एल्डरली पॉपुलेशन कंटिन्यूसली राइज पे। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की एज प्रोफाइल का, अभी फिलहाल 2021 में वी आर हियर, दैट मीन्स वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट यूथ बल्ज। 2011 में भी यूथ बल्ज था, यानी कि यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे हम लोग 2036 तक पहुंचेंगे, आप देखोगे यूथ बल्ज धीरे धीरे कम होगा, एल्डरली पॉपुलेशन भी आपका, पार्डन मी, एल्डरली पॉपुलेशन भी आपका यहाँ पे धीरे धीरे कंटिन्यूसली राइज होने वाला है। तो हमें फोकस करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी आवर रोड मैप फॉर फ्यूचर, फोकस करना पड़ेगा दैट वी शुड बी रेडी फॉर यूथ बल्ज। ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिखा है वी शुड बी रेडी, बट वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट यूथ बल्ज। और हमें फोकस करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, मेनली हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देखिए, अगर आपकी हेल्दी पॉपुलेशन है, हेल्दी यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, अगर उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, देन हाउ विल दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी। और एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से भी हमारा एक एक्स्ट्रा फोकस एरिया होना चाहिए, किस रीजन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें, देखिए प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप हमारी सेकेंडरी सेक्टर देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, या फिर थर्ड हमारी सर्विसेज लेड सेक्टर। देखिए सर्विसेज लेड हमारी जीडीपी ग्रोथ है हम लोग कहते हैं, लेकिन सर्विसेज में कितने ही लोगों को नौकरी मिल सकती है। इसीलिए आगे आने वाले समय में हमें फोकस करना पड़ेगा ऑन एक्सपैंडिंग मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जॉब, ताकि यूथ जो है, हेल्दी यूथ, एजुकेटेड यूथ, टैलेंटेड यूथ है, उन्हें नौकरी मिले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रीम था एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में देयर इज गोइंग टू बी एन एल्डरली बल्ज ऑल्सो, एल्डरली पॉपुलेशन बल्ज ऑल्सो। सबसे पहली चीज है कि हमें जेरियाट्रिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, यानी कि अगर एल्डरली पॉपुलेशन है, उनकी हेल्थ की नीड्स एक्स्ट्रा रहेंगी, तो उनके लिए स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट यहां पे होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हम लोग एल्डरली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें एक साउंड सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशली फोकसिंग ऑन पेंशंस, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन को अगर पेंशन मिलती रहेगी तो वो खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे, और अगर इफ दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट थ्रू देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस यूजिंग देयर पेंशन, तो वो लोग भी इंडियन इकोनॉमी में और भी ज्यादा योगदान कर सकते हैं, इंडियन डेवलपमेंट में योगदान कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। दिस वुड बी द रोड मैप फॉर फ्यूचर एंड ऑल द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट जो तैयारी कर रहे हैं, जब आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, इन एरियाज पे आपको फोकस करना है। आने वाले समय में, आने वाले 15 से 20 सालों में वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर फॉर developing human capital, youth based human capital, and be ready for the elderly population. That's the message from this particular discussion. That is it right now. Till we meet next time, thank you for watching this video. Jai Hind. मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टूडियो IQ का कोर्स किया है, और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है, नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं।
और मुनीब भट्ट सर जो मेंटोर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं, जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।